हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज से हम एक नए प्रोग्राम की स्टार्टिंग कर रहे हैं जिसमें हम सभी क्लास 11th का जो होम साइंस का सिलेबस है वो कवर करेंगे, क्योंकि होम साइंस पे एक्चुअली थोड़ा सा कंटेंट बच्चों को कम मिलता है और थोड़ा वीडियोस भी कम होता है, जिसके कारण बच्चों को ना थोड़ा सा ये जो टॉपिक है वो एक्चुअली ये विषय तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की जो रुचि है वो इसके प्रति बहुत कम होती जा रही है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ होम साइंस की जो सीरीज़ है। इसमें हम बात करेंगे हर एक चैप्टर पे, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोग भी मेरा इसमें साथ देंगे और काफ़ी अच्छे से हर एक चैप्टर को समझेंगे और एक एक टॉपिक को, ताकि आप लोगों को एक एक विषय ऐसे अच्छे से क्लियर हो जाए कि जब आप नेक्स्ट टाइम होम साइंस पढ़ें 12th में तो आपको बहुत सारी चीज़ें अभी पता हो जाए। तो आप लोगों के लिए ये मेरे लेक्चर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको यहाँ इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाने वाला है जिस तरीके से मैं आपको होम साइंस पढ़ा रही हूँ। तो फटाफट से इन लेक्चर्स को देखना है। मैंने और भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक, तो फटाफट से जाओ, आपको उसमें प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे होम साइंस का। तो जाके फटाफट से उन चैप्टर्स को देखो, अच्छे से समझो उन चैप्टर्स को। कोई डाउट है तो फटाफट में मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग भी मेरा साथ देंगे इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आपका हमारे आसपास के कपड़े। तो इस पूरे चैप्टर में हम कपड़ों के बारे में जानेंगे कि कपड़े बेसिकली होते क्या है, उनकी मूल इकाई क्या है, कितने प्रकार के वस्त्र होते हैं, उनके गुण कौन से हैं, उनकी विशेषताएं कौन सी हैं, वस्त्र निर्माण कैसे होता है। तो पूरा मतलब एक तंतु से लेकर कपड़े बनने तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको आज हम समझेंगे। कपड़े के बारे में पूरी जानकारी आपको इस लेक्चर में दी जाएगी। देखिए, आपके टॉपिक तो बहुत सारे लगे हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट टॉपिक है वो तंतु विज्ञान का परिचय, मतलब तंतु विज्ञान क्या है। तो समझते हैं सबसे पहले तंतु की परिभाषा। वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे तंतु कहते हैं। तो जो वस्त्र निर्माण की यानी कि जो भी वस्त्र निर्मित होता है उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे छोटी मतलब सबसे जिससे वो कपड़ा निर्मित हुआ है उसे कहते हैं तंतु। समझ में आ गई बात आपको कि कपड़े की सबसे छोटी जो इकाई होती है, आप कोई टी शर्ट पहन रहे हैं, आप कोई शर्ट पहन रहे हैं, आप कोई पैंट पहन रहे हैं, ठीक है, तो वो तो पूरा रेडी होके आया, लेकिन जिससे पहली स्टार्टिंग हुई, मतलब जिस तंतु से वो बना, वो क्या है, वो सबसे छोटी इकाई होती है और उसी से कपड़े का निर्माण होता है। इसी से क्या होता है कि तंतु को काट के, तंतु को आप जानते हैं कि जो तंतु होते हैं उनको काट कर धागा बनाया जाता है। फिर धागे से ही कपड़े का निर्माण होता है, और कपड़े से क्या होता है, कपड़ा बनाने के लिए तंतु की जो न्यूनतम लंबाई होती है वो होती है 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है कि तंतु क्या होता है, सबसे छोटी इकाई है, धागा, तंतु को काट के धागा बनाया जाता है, धागे से ही कपड़े का निर्माण होता है, और कपड़े की न्यूनतम इकाई क्या है, न्यूनतम जो लंबाई है वो है 5 मिलीमीटर। तो ये आपका एक सामान्य परिचय हो गया तंतु का। फिर है नेक्स्ट आपका कि जो सूत और धागे की परिभाषा। सूत और जो धागा है उसकी डेफिनेशन क्या है, मतलब क्या वो अलग है या वो सेम है। तो समझते हैं पहले इस चीज़ को। देखिए, तंतु मतलब बहुत सारे जब तंतु होते हैं, जब उनको इकट्ठा करके उनके समूह को जब ऐंठा जाता है, ऐंठा मतलब उनको मरोड़ा जाता है, तो उससे प्राप्त जो धागा होता है उसे बोलते हैं सूत, ठीक है। अगर देखा जाए तो धागा और सूत एक ही होता है। तो वो किस तरीके से तैयार होता है, धागा जो होता है वो बहुत सारे जब तंतुओं को मिलाया जाता है, उनको मरोड़ा जाता है आपस में, तो उससे जो निर्मित होता है वो होता है धागा। और अब ये तो हो गई आपकी सूत की डेफिनेशन। अब सूत के बाद क्या है, वस्त्र उत्पाद की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। तो आप जानते हैं कि जब आपका धागा तैयार हुआ, अब धागे के बाद क्या होगा कि जो भी आपने सूत तैयार किया है, जो भी आपने धागा तैयार किया है, उससे आप कपड़े बनाएंगे, कपड़ों का निर्माण होगा, ठीक है। तो सूत बनाने के पश्चात कपड़े का निर्माण किया जाता है, जिससे विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पाद जो है वो तैयार किए जाते हैं। वस्त्र उत्पाद मतलब जो आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट है, जो भी आप कपड़े पहन रहे हैं, आज आप जितने भी आप लोगों ने जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो सभी के सभी वस्त्र उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तंतु यानी कि धागा बना, धागे से फिर कपड़े का उत्पादन हुआ। अब उत्पादन मतलब उसका निर्मित हो रहा है, तंतु से तो धागा बन रहा है, धागे से कपड़ा बन रहा है, आप जो भी पहनते हैं वो सब धागे से निर्मित होता है। अब उसके बाद है परिष्करण की परिभाषा।
परिष्करण मतलब फिनिशिंग। अब आप देखते हैं, आप बहुत सारे मतलब ऐसे आप लोग जाते हैं मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं, तो आपने देखा होगा ना कुछ कपड़े आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन पे फिनिशिंग इतनी अच्छी की हुई है, उनकी कताई, उनकी बुनाई जो है, मतलब उन पे इतना अच्छी तरीके से कलर किया होता है, इतनी अच्छी तरीके से उन पे फिनिशिंग होती है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो कताई और बुनाई के पश्चात क्या होता है कि कपड़े के निर्माण के पश्चात जो कताई और बुनाई है किया जाता है, वह खुरदुरा, बेजान, गंदा, मैला होता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि कताई और बुनाई के पश्चात जो कपड़ा तैयार होता है वो गंदा होता है, बेजान होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कपड़े को एक नया रूप देने के लिए उसको परिष्कृत किया जाता है, उस पर फिनिशिंग लाई जाती है, उसको आकर्षक बनाया जाता है, उसको उपयोगी बनाया जाता है। फिर उसको उचित रूप देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं की जाती हैं, ये बात आप जानते ही हैं। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं परिष्करण। मतलब जब धागा रेडी हुआ, तंतु, तंतु से बना धागा, धागा से बना कपड़ा। अब कपड़ा जो होता है वो कई बार देखा आपने, कपड़ा तो रेडी हो गया, आप लोग जब देखते हैं आप देखेंगे कपड़े तो होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ कपड़े बहुत गंदे होते हैं, कुछ नहीं मतलब अधिकतर उनको पहले वॉश किया जाता है, धोया जाता है, साफ किया जाता है, उसके बाद उन पे कुछ चित्रकारी की जाती है, उन पे कढ़ाई की जाती है, तब जाके वो एक फिनिश को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 से 4 डेफिनेशंस थी, जिसमें सबसे पहले थी सूत के डेफिनेशन, उसके बाद टेक्सटाइल यानी कि जो वस्त्र उत्पाद है, उसके बाद परिष्करण। तो ये 4 के चारों आपको इनके डेफिनेशंस का पता होना चाहिए, क्योंकि एक वस्त्र के निर्माण में ये चारों जो ये प्रोसेस है कि किस तरीके से वस्त्र का निर्माण होता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि तंतु गुणों के परिचय। मतलब जो तंतु होते हैं, ठीक है, जो तंतु जो होता है जिससे धागा निर्मित होता है, उसके क्या गुण हैं। तो देखिए, तंतु के जो गुण हैं वो 2 प्रकार से हैं। जैसे उसका पहला गुण है प्राथमिक गुण, तो 2 गुण हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक गुण के अंतर्गत आता है तंतु की लंबाई। जो छोटे तंतु होते हैं, छोटे तंतु की अपेक्षा बड़े जो तंतु होते हैं उनसे ऐसा माना जाता है कि उनसे कपड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, तो पहला गुण आप लोग बता सकते हैं प्राथमिक में कि तंतुओं की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ फाइबर्स। उसके बाद दूसरा है तंतु की दृढ़ता। दृढ़ता मतलब कि उसकी जो टेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, वो टिकाऊ है या नहीं है। तो किसी तंतु को तोड़ने के लिए जितनी शक्ति लगाने की आवश्यकता होती है उससे उस तंतु की दृढ़ता कहते हैं। दृढ़ता मतलब उसको कितना मजबूत है। ठीक है, उसके अंदर शक्ति है या नहीं है। मतलब कई बार होता है ना, आप कुछ ऐसे वस्त्र खरीद लेते हैं जो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, आप थोड़ा सा बैठे, आप थोड़ा सा ऐसे कहीं वॉक वॉक की, वो वहीं पे खराब हो जाते हैं, वो वहीं पे क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनके तंतु जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो जब तंतु टूट जाएगा तो उससे क्या होगा, धागा भी सही से निर्मित नहीं होगा, धागा, इस धागे से क्या होगा, कपड़ा जो है वो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए तंतु का एक गुण है कि वो दृढ़ता हो, उसके अंदर दृढ़ता यानी कि मजबूत हो वो। ठीक है, फिर है तंतुओं में लचीलापन। तंतुओं का जो लचीलापन होता है यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी जो तंतु होता है जब बिना टूटे हुए आसानी से मुड़ जाता है, आपने देखा होगा ना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब उनको आप फोल्ड करते हैं ना तो वो खराब हो जाती है, वो मुड़ जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप उनको फोल्ड करते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जब आप उनको मोड़ते हैं तो वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं, जैसे सिल्क हो गया है। तो इस प्रकार के कपड़े क्या होते हैं, इसमें तंतु जो होते हैं वो बहुत लचीले होते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि तंतुओं में लचीलापन हो, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसे कपड़े खरीद लिए जिसमें तंतु जो है वो लचीलापन एकदम कठोर है, तो जैसे आप कपड़े को फोल्ड करेंगे वो तो खराब हो जाएगा। तो ये भी एक गुण होता है कि तंतु जो है वो लचीला, उसके अंदर लचीलापन हो। इसके अलावा तंतु में आत्मीयता। ठीक है, आत्मीयता के गुण के कारण ही तंतुओं में खिंचाव, तनाव और झटकों को सहन की शक्ति आती है। मतलब क्या होता है, जब उनके अंदर आत्मीयता का गुण होता है तो इससे ही क्या होता है कि तंतुओं में खिंचाव, मतलब खिंचते हैं और तनते हैं, और झटकने पर क्या होता है कि वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है उनमें ना आत्मीयता का गुण नहीं होता, तो आत्मीयता का गुण नहीं होता, उससे क्या होता है, आप थोड़ा सा उनको धोते हैं, सुखाते हैं, थोड़ा खिंचाव करते हैं, कुछ उन पे ब्रश वगैरह मारते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो तंतुओं में आत्मीयता भी एक गुण माना जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी जो आपके गुण हैं वो आते हैं प्राथमिक गुण के अंतर्गत। अब दूसरा जो है वो है तंतु के द्वितीय गुण। ठीक है, द्वितीय गुण यानी कि सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सेकेंडरी प्रॉपर्टीज भी आप जान लीजिए कौन कौन सी है। तो आपने एक चीज समझ ली कि जो भी हमने प्राथमिक गुणों की बात की थी वो कौन से गुण थे, कि जो कपड़ा
मतलब जो गुण कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में होना आवश्यक है। तो जो हमने पहले पिछले बात की थी, ये कौन से गुण थे जो तंतुओं में होने चाहिए, ठीक है। तो तंतुओं में लंबाई होनी चाहिए, अच्छी दृढ़ता होनी चाहिए, मजबूत होने चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए, ये सभी के सभी इसके तंतु के गुण हैं। अब हम बात करते हैं तंतु के बाह्य गुण। बाह्य गुण मतलब उसका कलर कैसा है, चमक है नहीं है, वो ज्वलनशील तो नहीं है कहीं। तो द्वितीयक गुण कौन से होते हैं, एक बार जानिए। वे गुण जो कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में आवश्यक नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं है। देखिए, दो प्रकार के गुण थे, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो द्वितीयक जो गुण होते हैं वो ऐसे गुण होते हैं जो तंतु में आवश्यक नहीं होते, मतलब जरूरी नहीं है कि ये गुण तंतु में हो या ना हो, लेकिन वांछनीय होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है द्वितीयक गुण, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या आता है, तंतुओं में चमक। अब आप लोग जानते हैं कि तंतुओं में चमक है, तंतुओं में चमक अगर हम दे दें तो तंतुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की जो जितनी क्षमता होती है उतनी ही उस तंतु में चमक अधिक होती है। तो जितनी किसी तंतु में प्रकाश को प्रतिबिंबित मतलब चमकाने की क्षमता होगी, वो उतना ज़्यादा ही चमकेगा। आपने देखा होगा सिल्क जो होता है वो कितना ज़्यादा शाइन मारता है, ठीक है। कभी आप देखिए धूप में जब आप पहन के निकलेंगे, सिल्क बहुत ज़्यादा शाइन मारता है। तो इससे क्या पता चलता है, सिल्क या बहुत सारे ऐसे वस्त्र होते हैं जो आप धूप में पहन के जाएंगे तो बहुत शाइन मारते हैं, बहुत ज़्यादा चमक मारते हैं। तो तंतुओं में चमक जो है वो भी एक गुण होना चाहिए। इसके अलावा तंतुओं में ज्वलनशीलता, ठीक है। ज्वलनशीलता मतलब अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि विभिन्न जो तंतु होते हैं वो सामान्य ताप का प्रभाव भिन्न भिन्न पड़ता है। मतलब आपने देखा होगा ना कि गर्मियों के मौसम में बोलते हैं आपको ऊनी वस्त्र नहीं पहनने हैं आपको, ठीक है। तो हमेशा जो तंतु होते हैं वो कुछ ऐसे हों जो अधिक ताप सहन कर सकें। अधिक ताप मतलब जल्दी वो खराब ना हो सके, ठीक है, और बहुत आसानी से उनका रहन सहन हो, मतलब आसानी से उनको जल्दी से वो टेक केयर उनका किया जा सके। तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये आएंगी तंतुओं में ज्वलनशीलता। इसके अलावा तंतु में प्रत्यारकता, इसका मतलब होता है कि प्रत्यास्थता पदार्थ के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण वस्तु पर बल लगाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। यानी कि जब किसी वस्त्र पे आप बल लगाएंगे, ठीक है, आप फोर्स लगाते हैं और उसकी आकृति बदल जाती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यास्थता, ठीक है। तो और बल हटाने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाता है। जिन तंतुओं में प्रत्यास्थता का गुण अधिक होता है उनमें तनाव और खिंचाव को सहन करने की उतनी ही अधिक सहन क्षमता होती है, शक्ति होती है। इसके बाद है तंतु में अवशोषकता। अब आप जानते हैं कि तंतुओं की जल सोखने की जो क्षमता होती है या जल सोखने की क्षमता को अवशोषकता कहते हैं, कि वो कितना जल सोखता है। तो कुछ तंतु जो होते हैं वो बहुत कम अवशोषक होते हैं, मतलब बहुत कम जो होते हैं वो जल को सोखते हैं, और कुछ की अधिक होती है। अधिक अवशोषकता वाले जो तंतु होते हैं उनसे क्या होता है कि कपड़ा पसीना सोखने के लिए अच्छा होता है। जो अधिक तंतु मतलब ऐसे कुछ तंतु होते हैं ना, जैसे आपने कि आप घर में तौलिया यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे कपड़े होते हैं, जैसे गर्मी में आप कुछ ऐसे तंतुओं के कपड़े पहनते हैं जो आपके पसीनों को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे तंतु क्या होते हैं, उनके अंदर अवशोषकता अधिक होती है। अब कुछ ऐसे भी तंतु होते हैं जिसमें नायलॉन जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, पॉलिएस्टर देखा होगा। तो इनमें क्या होता है, इनमें ना पानी सोखने की, जल सोखने की मात्रा बहुत कम होती है। तो तंतु का एक द्वितीय गुण माना जाता है कि उसके अंदर पानी सोखने की अधिक मात्रा हो, ठीक है, ताकि वो गर्मियों में या कुछ ऐसा होता है ना, गीले हो जाते हैं तो वो इजीली पानी को जल्दी सोख सकें। फिर है तंतु की कोमलता। आप देखते हैं, आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ तो, कि तंतु जो है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। क्योंकि कई बार होता है ना, जैसे आपने बहुत सारे ऐसे कपड़े पहने होंगे, कुछ नायलॉन पॉलिएस्टर, तो आपने देखा होगा कि उनका कपड़ा बहुत ज़्यादा ही खराब होता है, मतलब वो थोड़ा सा आपकी स्किन को भी प्रभावित करता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कई तंतुओं में प्राकृतिक रूप से कोमलता होती है। अब आपने कॉटन देखा होगा, कॉटन का वस्त्र कितना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। मोस्टली हम सभी गर्मियों में कॉटन के वस्त्र ही धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आरामदायक होता है, वो कोमल देह होता है। इसीलिए ज़रूरी है कि तंतु जो है वो कोमलता प्रदान करे। तो इस प्रकार से ये सभी के सभी जो हैं वो आपके द्वितीय गुण माने जाते हैं। अब आपका दूसरा है कि तंतुओं का वर्गीकरण, ठीक है। तो तंतु, आप सभी जानते हैं तंतु जो होते हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, तंतुओं का वर्गीकरण ना एक्चुअली दो आधार पे किया गया है। पहला जो आधार है वो है लंबाई के आधार पर, यानी कि तंतुओं का वर्गीकरण जो प्रथम है वो लंबाई के आधार पे उनका वर्गीकरण किया गया है। फिर दूसरा जो है वो है प्राप्ति के आधार पे कि कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं। तो अगर हम लंबाई की बात करते हैं, लंबाई वाले तंतुओं की बात करते हैं, तो उसमें दो प्रकार के तंतु आते हैं, एक छोटे तंतु और दूसरे लंबे तंतु। ठीक है, तो छोटे तंतु जिन तंतु की जो लंबाई होती है वो हाफ से लेकर 5 मीटर तक की होती है, उन्हें हम कहते हैं छोटे तंतु। लेकिन जो लंबे तंतु होते हैं उनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लंबाई के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया और प्राप्ति के आधार पे कि कौन कौन से प्राप्त हो रहे हैं। अब आप प्राप्ति के आधार पे देखेंगे तो उसमें भी दो डिवीज़न किया गया है कि एक जो है वो प्रकृति से निर्मित है, दूसरा मानव से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो प्रकृति से भी काफ़ी प्रकार के हमें तंतु प्राप्त होते हैं, जैसे कपास हो गया है। इसके अलावा जितने भी ज़्यादातर का जो तंतु है वो हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। कपास हो गया है, रेशम हो गया है, तो ये सभी क्या है, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं, प्रकृति से। लेकिन नायलॉन हो गया है, पॉलिएस्टर हो गया है, ये सभी मानव निर्मित तंतु हैं। तो इस प्रकार से जो तंतु हैं उनका दो आधार पे वर्गीकरण है, एक लंबाई के आधार पे एंड सेकंड प्राप्ति के आधार पे कि कौन कौन से प्राप्त होते हैं। इस तरीके से अब हम प्राकृतिक तंतु की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक तंतु। देखिए, प्राकृतिक जो तंतु है वो प्राप्ति के स्रोतों के आधार पर तंतुओं के वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। अब प्राकृतिक तंतु में ना सबसे पहला है वानस्पतिक तंतु। ठीक है, तो वानस्पतिक जो तंतु होते हैं वो पौधे के विभिन्न भागों से, जैसे बीज, तने, छाल, पत्ती, फूल आदि से प्राप्त होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी वानस्पतिक तंतु होते हैं वो किससे प्राप्त होते हैं, वो पेड़ पौधे हो गए हैं। ठीक है, उनका जो बीज होता है, उनका तना होता है, छाल होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेड़ों की छाल से बनती हैं। ठीक है, उनकी छाल से बनती है, उनके तने से बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका एक तरीके से वो कपड़े का ही काम करता है, वो तंतु का ही काम करता है। अगर आप लोगों ने आदिवासी देखे होंगे तो कभी आप सर्च करके ऐसे देखिएगा, उनकी जो ड्रेस होते हैं, उनके जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादातर ना इसी से बने होते हैं, छाल से, बीज से, पत्तों से। उनके पास तो कपड़े नहीं होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक तरीके से तंतु जो होते हैं वो एक कपड़े बनाने में यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद है प्रोटीन तंतु। अब प्रोटीन तंतु जो होते हैं वो जो जीव से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि जो जीव से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोटीन तंतु। ये तंतु जो होते हैं वो प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो जीव तंतुओं से प्राप्त होते हैं, जो जीव जंतु से हमें तंतु प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोटीन तंतु। अब क्या होता है कि प्रोटीन तंतु भी निम्न प्रकार का है, जिसमें जंतु के बाल आ जाते हैं और जंतु के स्राव। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना, जंतु से भी आप लोगों ने एक पश्मीना शॉल सुनी होगी जो कश्मीर में बेहद फेमस है। ठीक है, तो जो पश्मीना शॉल होती है वो क्या होता है, वो ऊन से बनी होती है। ऊन मतलब सॉरी, जो भेड़ की होती है खाल या उसके बालों से बनी होती है। तो इसीलिए क्या आएगा, वो प्रोटीन तंतु के अंतर्गत माना जाएगा। इसी प्रकार से ऊन, विशिष्ट बाल जो बकरी के होते हैं या फिर पाल तंतु, ये इसके उदाहरण हैं। फिर आता है दूसरा आपका प्राकृतिक रबड़। देखिए, प्राकृतिक जो रबड़ होता है, आप सभी जानते हैं कि रबड़ जो है वो बहुत, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कम प्रचलित है, वो भी बहुत ज़्यादा एक फेमस रेशा है, जिसका स्वरूप जो होता है, जिसके विभिन्न रूप जो है वो हमें उत्पादन क्रिया में देखे जा सकते हैं। अब इसका कृत्रिम समरूप जो होता है वो स्प्रेडेक्स अथवा लाइक्रा में किया जाता है, क्योंकि जो रबड़ होती है वो आपने देखा होगा ना, वो स्ट्रेचेबल होती है। तो इसीलिए उसका जो स्वरूप है, जो कृत्रिम स्वरूप है, यानी कि जो आर्टिफिशियल रूप है, वो है स्पेडेक्स और लाइक्रा, इस तरीके से। तो ये प्रकार हो गए हैं, ये सभी के सभी वानस्पतिक, ठीक है, और प्रोटीन तंतु, खनिज तंतु, रबड़, ये सभी के सभी जो हैं वो प्राकृतिक तंतु के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा है आपका मानव निर्मित तंतु। तो मानव निर्मित तंतु आप जानते हैं कि ऐसे तंतु जिनका निर्माण जो है वो मानव द्वारा किया गया है। तो आधुनिक युग में मानव ने कृत्रिम तंतुओं का विकास किया है। विकास मतलब कि बहुत सारे तंतुओं की खोज की है, और उन तंतुओं की खोज करने के पश्चात आज आप देख सकते हैं कि टेक्सटाइल में हम कितनी बड़ी प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक तंतु तो है ही, साथ ही साथ हमारे पास मानव निर्मित तंतु भी हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि तंतुओं में हमने बहुत अधिक विकास किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तंतुओं की, तो ये दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है पुनर्योजित वानस्पतिक तंतु।
पुनर्योजित मतलब ये जो तंतु होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त तत्वों का पुनः उत्पादन करके बनाए जाते हैं। मतलब जो पुनर्योजित, देखिए नाम से समझिए पुनर्योजित, ठीक है। पुनर्योजित मतलब जो दोबारा उत्पादित किए जाते हैं। वानस्पतिक मतलब जो प्रकृति से उत्पादित प्राप्त है हमें। तो ये इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, फिर प्राप्त होने के बाद हम उनका पुनः उत्पादन करते हैं। तो पुनः उत्पादन करने के बाद जो हमें रेशे, जो हमें तंतु मिलते हैं उन्हें कहते हैं पुनर्योजित रेयॉन। तो इसके अंतर्गत आता है आपका रेयॉन, विस्कोम, अति आर्द्र मॉड्यूलस। इस प्रकार के जो तंतु होते हैं, आप इसमें रेयॉन का अच्छा एग्जाम्पल है तो आप इसको रेयॉन ही रहने दीजिए। आप कुछ तो रेयॉन जो होता है, ये जो तंतु, इसके जो तंतु होते हैं वो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, फिर हम क्या करते हैं दोबारा से इसका पुनः उत्पादन करते हैं, ठीक है। फिर उस जो हमें प्राप्त हो रहा है रेयॉन, उससे हम कपड़े का निर्माण करते हैं। फिर है आपका संशोधित वानस्पतिक तंतु। संशोधित मतलब मॉडिफाई, ठीक है, जैसे एसीटेट, सेकेंडरी एसीटेट, इस प्रकार के जो तंतु होते हैं वो संशोधित तंतु के अंतर्गत माने जाते हैं। फिर आता है प्रोटीन तंतु। तो उनको बोलते हैं प्रोटीन तंतु। इसके अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि इसमें एजलॉन शामिल है। फिर आता है गैर कृत्रिम तंतु। गैर कृत्रिम मतलब जो नॉन सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा है गैर वानस्पतिक कृत्रिम बोल सकते हैं कि जो हमें प्रकृति से नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसका निर्माण किसने किया, मनुष्य ने किया है। और वो कैसे है, वो आर्टिफिशियल है। तो उसमें आता है आपका नायलॉन। आप लोगों ने नायलॉन देखा होगा, पॉलिएस्टर देखा होगा, रबड़ हो गया, एक्रिलिक हो गया है। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे टेरिलीन हो गया, टेरिन हो गया है। ये सभी के सभी जो फाइबर हैं वो आते हैं गैर वानस्पतिक तंतु के अंतर्गत। एक और है खनिज तंतु। खनिज में आप ग्लास, फाइबर ग्लास, मेटेलिक, ल्यूरेक्स, ये सभी के सभी जो तंतु हैं वो आएंगे खनिज यानी कि मिनरल फाइबर्स के अंतर्गत माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव निर्मित तंतुओं का वर्गीकरण है कि सबसे पहले 3 किए, फिर कृत्रिम तंतुओं के अंतर्गत आता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रबर और एक्रिलिक। तो आपका ये टॉपिक भी क्लियर है। अगला विषय जो है वो है आपका कुछ महत्वपूर्ण तंतु और उनके गुण। तो जानेंगे कि अलग अलग जो तंतु होते हैं, जैसे आपने कपास, रेशम, ऊन, नायलॉन, पॉलिएस्टर सुना है। अब उनके गुणों के बारे में जानेंगे, यानी कि हर एक, जैसे कपास कैसे उगता है, उसकी खेती कैसे होती है, किस प्रकार से वस्त्र का निर्माण होता है। तो हर एक तंतु और उसके गुणों के बारे में हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राकृतिक तंतुओं की। प्राकृतिक तंतु मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे कपास हो गया है, आप जानते हैं, रेशम भी है। तो इस प्रकार से ऊन हो गया है। ये सभी के सभी क्या है, ये प्राकृतिक तंतु माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब कपास जो है वो क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कपास। कपास जो है वो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। कपास की आप लोग देखते हैं कितनी बड़ी डिमांड है। इनफैक्ट विश्व में जो भारत है वो तो बहुत बड़ा जो है वो निर्यातक है कपास का। तो कपास जो है वो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कपास के बड़े लेवल पे खेती की जाती है। इसके लिए काली मृदा बहुत प्रसिद्ध होती है। तो ये क्या है, कपास जो है वो हमें, जिसको आप सेल्यूलोज युक्त तंतु भी बोलते हैं, तो ये हमें पौधे से प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि कपास से कपड़ा कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि कपड़े, जो कपास होता है उसकी खेती हुई, फिर कपास को एकत्रित किया जाता है। उसके बाद कपास के जो बिनौले होते हैं उनको अलग किया जाता है। बिनौले मतलब कपास में उसके जो बीज होते हैं, बीज या फिर बीज को ही बिनौले बोलते हैं, वो होते हैं। तो सर्वप्रथम कपास को बिनौले से अलग करना पड़ता है तभी, वरना आप कपड़ा अगर डायरेक्टली आप उसको यूज़ करने लग जाएंगे तो उसके बीज जो है वो कपड़े के निर्माण में रुकावट पैदा कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उनको कलेक्ट किया जाता है कपास को। सेकंड पे उनके जो बीज होते हैं यानी कि उनके बीजों को अलग किया जाता है। फिर थर्ड में रुई बुनना। रुई बुनना मतलब जो कार्डिंग होती है। तो कारखानों में मशीनों द्वारा रुई को धुना जाता है, जिससे उसमें उपस्थित जो मिट्टी होती है, जो धूल कण होते हैं वो अलग हो जाते हैं और इससे जो रुई है वो मुलायम हो जाती है। फिर कंघी करना। अब रुई मुलायम हो गई तो उसको कंघी करके क्या करेंगे, एकत्र करेंगे।
तो कंघी करने का मतलब है कि धुनाई के बाद मशीन के द्वारा जो रुई के छोटे और बड़े रेशे अलग किए जाते हैं। बड़े रेशे से बढ़िया और महीन कपड़ा तथा छोटे रेशे से मोटा कपड़ा तैयार किया जाता है। फिर आता है आपका बुनाई और परिसज्जा। तो जब आपका कंघी करने के पश्चात कपड़ा तैयार हो जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, उसको आप उसकी बुनाई और परिसज्जा करते हैं, यानी कि मशीनों के माध्यम से, हथकरघाओं के माध्यम से उसकी बुनाई की जाती है। बुनाई करने के पश्चात उसकी पे फिनिशिंग लाई जाती है, उस पे कलर किया जाता है, सुंदर सुंदर प्रिंट बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद वो आप तक पहुंचता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है वो है कपास से कपड़े रेडी करने तक का। ठीक है। अब आपका है कि कपास है उसके कौन कौन से गुण हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला जो गुण है वो है रंग का। तो कपास के जो रेशे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद रंग के होते हैं। आप लोगों ने कपास का अगर देखा होगा तो आप लोग जानते हैं कि कपास का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। ठीक है। कच्ची कपास के तंतु का रंग भूरा होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा आप लोग लंबाई का बोल सकते हैं कि कपास के जो तंतु होते हैं उनकी लंबाई कम से कम आधे इंच से लेकर 2.5 इंच तक होती है। इसके अलावा मजबूत, दृढ़ता, मम्मी धीरे बोलो ना यार। होता है कि कपास के जो तंतु होते हैं उसमें तनाव सहन करने की क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि इन तंतुओं की जो लंबाई होती है वो कम होती है। अब तंतुओं की लंबाई कम होगी तो वो आसानी से नहीं जल्दी तनाव सह पाएंगे। तो सूखे तंतु की तुलना में जो गीले तंतु होते हैं वो अधिक मजबूत होते हैं, क्योंकि गीला होने के कारण उनकी जो तनाव सहने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा आप लोग बता सकते हैं लचीलापन, चमक और अवशोषकता जो होती है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, स्वच्छता। तो इन सभी गुणों को आप कपास के गुणों में बता सकते हैं। ठीक है। अब आपका दूसरा टॉपिक है रेशम। रेशम से कपड़ा तैयार करना। आप लोग जानते हैं ना कि रेशम जो है वो रेशम के कीड़े से तैयार किया जाता है। तो अब आपका जो दूसरा टॉपिक है वो है रेशम, कि रेशम कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानोगे कि रेशम, देखो रेशम जो है वो कच्चे रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क। ठीक है। तो आप जानते हैं कि रेशम एक प्रोटीन युक्त तंतु है। प्रोटीन युक्त का मतलब जो हमें जीव से प्राप्त हो रहा है, जो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, और रेशम तो हमें कीड़े से प्राप्त हो रहा है, इसीलिए उसे कहा गया है कि प्रोटीन युक्त तंतु है। ठीक है। इसके अलावा आप बता सकते हैं कि रेशम के कीड़ों को पालने की क्रिया को हम सेरीकल्चर कहते हैं। तो सेरीकल्चर का मतलब होता है जो हम रेशम के कीड़ों को पालते हैं। रेशम जो है वो कई प्रजातियों के कीड़े के द्वारा प्राप्त की जाती है, जैसे बॉम्बी मोसारो नामक का जो कीड़ा होता है जो शहतूत की पत्तियों को खाता है। इसके अलावा टसर रेशम। तो ये क्या हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि रेशम का कीड़ा एक ही कीड़े से आप रेशम को प्राप्त करेंगे। अलग अलग कीड़े हैं जिनको आप पैदा कर सकते हैं। पैदा मतलब जिनका आप अगर देखा जाए तो रख रखाव कर सकते हैं, तो उनसे फिर आप रेशम को प्राप्त कर सकते हैं। अब रेशम से समझते हैं कि कपड़ा कैसे तैयार होता है। देखो, रेशम के कीड़ों को पालना, सबसे पहला कि आप रेशम के कीड़ों को पाल रहे हैं बड़े लेवल पे। रेशम का शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब कि जो रेशम होता है उसके जो मतलब उनमें जो आपने देखा होगा ना कि जो जहाँ पे भी जीव जंतु होंगे वो थोड़ा बहुत तो वो करेंगे ही। तो कोयों को तंतु में परिवर्तित करने के लिए इन्हें उबलते हुए साबुन के घोल में डालते हैं। तो कि जो कोय मतलब आपने देखा होगा जो तंतु जो जीव होता है, रेशम का जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, वो अपने ऊपर ना एक कवर बना लेता है, कुछ इस टाइप से ऐसे कर करके कवर बना लेता है। तो जब वो अपने कवर को छोड़ता है ना, तो उस कवर से हमें रेशम को प्राप्त करने के लिए उसको ना हमें साबुन के घोल में डाला जाता है। फिर क्या करना होता है, फिर भाप या फिर गर्म हवा के द्वारा उसे हम ताप द्वारा मारते हैं। ताप द्वारा प्यूपा को सेरिसॉन का बहना जो बाहरी खोल है वो नम हो जाता है, और रेशम के जो रेशे होते हैं वो मुलायम तथा नर्म हो जाते हैं। फिर है आपका रेशों को ब्रश करना। अब आपने रेशम प्राप्त कर लिया तो यंत्र की सहायता से आपको ब्रश करना पड़ेगा। ठीक है, आपको उसको साफ करना पड़ेगा ताकि जो रेशम है वो एकदम क्लियर हो जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई छोटे बड़े कण ना रह जाए। फिर तंतुओं को लपेटना, दूसरा आप बोल सकते हैं तंतु को लपेटना, मतलब रेशा तैयार किया। अब क्या करेंगे, तंतुओं को लपेटना शुरू करेंगे। अब आप जानते हैं कि जब तंतुओं को लपेटेंगे तो उससे क्या होगा, उससे एक धागा तैयार होगा, और जब धागा तैयार हो जाएगा तो अंत में उससे आप कपड़ा तैयार कर पाएंगे।
तो इस प्रकार से ये सभी के सभी स्टेप बाय स्टेप्स हैं कि सबसे पहले कीड़ों को पालना है, फिर रेशम का शुद्धिकरण करना है, फिर तत्पश्चात आपको रेशों को ब्रश करना है। ब्रश करने के पश्चात आपको तंतुओं को एक साथ मिला के रखना है, उनमें ऐंठन लगानी है ताकि धागा बन जाए। धागा बनने के बाद उससे आप कपड़ा तैयार कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रोसेस। अब बात करते हैं कि जो रेशम तंतु होता है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता है दृढ़ता। दृढ़ता मतलब आपने देखा होगा रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, रेशम के बारीक से बारीक तंतु में भी तनाव सहने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो रेशम का कपड़ा होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा कभी। इसके अलावा लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो रेशम के तंतु होते हैं वो बहुत ज़्यादा लचीले होते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें लचक होती है, और यही कारण है कि रेशम के जो कपड़े होते हैं ना वो अत्यधिक कोमल होते हैं। कभी आप देखिए कि रेशम के कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मतलब होते तो है एक्सपेंसिव, लेकिन कभी आपको अगर ऐसा हो आपके पास तो आज ही आप उसको देखिए फटाफट से। आज जितने भी वस्त्रों का आप अध्ययन कर रहे हैं ना सबको एक एक करके आप आइडेंटिफाई करो कि अच्छा ये गुण इसमें है या नहीं है। इससे आपको प्रैक्टिकली भी नॉलेज हो जाएगी और साथ साथ आपको आपका चैप्टर भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो रेशम के कपड़ों में क्या होता है, बहुत अधिक फ्लैक्सिबिलिटी होती है, जिसके कारण क्या होता है वो बहुत कोमल होते हैं, और जिस भी कपड़े में फ्लैक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी ना वो कपड़े अक्सर मुलायम हुआ करते हैं। फिर नमी का प्रभाव। नमी का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। तो रेशम के तंतुओं पर नमी का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। नमी मतलब कि अगर आप बारिश जैसे मौसम में उसके पड़ रहे मतलब वो हो पहन रहे हैं ऐसे कपड़े तो उन पे ज़्यादा नमी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये जो तंतु होते हैं वो बिना गीले हुए वातावरण की नमी को 10 से 30% तक ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये जो तंतु होते हैं वो बिना गीले हुए मतलब बिना गीले हुए भी 10 से लेकर 30% तक की जो नमी है उसको सोख लेते हैं। ठीक है, ताप का संचालक। संचालक मतलब कि वो कंडक्टिविटी हीट। तो रेशम के जो तंतु होते हैं वो ताप के ना अच्छे संचालक नहीं होते। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि ताप मतलब आप अगर उनको पहनेंगे गर्मी में तो आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ताप के वो अच्छे संचालक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देते हैं, मतलब आपके बॉडी में जो हीट है उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। इसीलिए रेशमी वस्त्रों को गर्मी के मौसम में पहनना आरामदायक होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है फिर आपका धूप का प्रभाव, कि इसमें धूप का प्रभाव क्या पड़ता है जो आप पहन रहे हैं। धूप का प्रभाव, पुनरुत्थान और तंतु की लंबाई। तो इस प्रकार से आप इसके गुणों का बता सकते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ना हर एक रेशे हर एक तंतु से संबंधित प्रश्न आएंगे कि रेशमी जो तंतु होते हैं उसकी विशेषताओं का अध्ययन उल्लेख कीजिए, कपास के तंतुओं का। तो आपको इन सभी के तंतु की विशेषताओं का पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका आता है ऊनी वस्त्र। आप लोगों ने देखा होगा कि आप सर्दियों के समय में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ताप के कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब ताप का ज़्यादा इन पे अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, रेश जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो ताप के अच्छे संचालक नहीं माने जाते, इसी कारण इन्हें सर्दियों में पहना जाता है। ठीक है, कोट पैंट आदि पहनने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि जो ये ऊनी वस्त्र होते हैं, जो ऊन होती है वो कोट पैंट या गर्मी जो वस्त्र मतलब गर्मी मतलब जो सर्दी के वस्त्र होते हैं जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है, ऐसे वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि ऊनी वस्त्रों पे ना सिलवटें नहीं पड़ते। सिलवटें मतलब वो जल्दी ना फोल्ड नहीं होते हैं, मतलब सिलवटें पड़ जाती है ना लाइन लाइन सा, वो नहीं पड़ता। इसके अलावा ऊनी कपड़ों में जो ऊनी कपड़े होते हैं वो लचीले होने के कारण शरीर के आकार में ना बहुत जल्दी फिट आ जाते हैं। इसके अलावा जो लेकिन प्रॉब्लम एक ये होती है कि ऊनी जो तंतु होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर तंतु माना जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ना ऊनी वस्त्र बहुत जल्दी वो हो जाते हैं, मतलब बीच में से खुल जाते हैं, तो लूज तो होते ही हैं वो। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो थोड़े से उनके तंतु जो होते हैं वो मजबूत नहीं होते, इसके कारण वो जल्दी नहीं टिक पाते हैं। फिर है आपका नायलॉन की विशेषताएं, कि नायलॉन जो है वो एक मानव निर्मित तंतु है। ठीक है, तो नायलॉन की क्या क्या विशेषताएं हैं एक बार उनका भी देख लेते हैं हम सभी। विशेषता है वो है तंतु की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, कि जो नायलॉन होता है उसके तंतु की संरचना होती कैसे है। तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखने पर हमें ये पता चला है कि नायलॉन के जो तंतु होते हैं ना वो गोलाकार होते हैं। वो गोलाकार होते हैं, चमकदार होते हैं, सीधे और चिकने होते हैं।
तो इन तंतुओं की जो प्रकृति होती है वो अर्ध पारदर्शक होती है, इसीलिए इनकी सहायता से पारदर्शक जो वस्त्र है वो बनाए जाते हैं। फिर आता है नमी का प्रभाव, यानी कि इफेक्ट ऑफ मॉइस्चराइजर। तो नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो बहुत कम पानी सोखते हैं, ठीक है, पानी बहुत कम सोखते हैं और पानी के प्रयोग से बहुत जल्दी वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि नायलॉन के वस्त्र को ना आप लोग गर्मी में नहीं पहन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का पसीना ये सोख ही नहीं पाएंगे, और अगर सोख भी लेते तो ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, कपड़े कमज़ोर होने लग जाते हैं। इसके अलावा ताप के संचालक, अगर हम संचालकता की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं, तो ये नायलॉन का जो नायलॉन होता है वो ताप का अच्छा संचालक नहीं माना जाता, ठीक है। जिन दिनों अधिक ठंड होती है उन दिनों नायलॉन के वस्त्र पहनना बहुत अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप नायलॉन के वस्त्र को सर्दियों में ही पहन सकते हैं, आपके बॉडी की ये हीट को बाहर नहीं जाने देंगे आपके। और आप लोगों ने देखा गर्मियों में तो आप ऐसे वस्त्रों को धारण ही नहीं कर सकते हैं। इसी कारण क्या होता है कि ताप कम होने पर इसमें कड़ापन होता है वो नहीं आता। फिर क्या होता है कि गर्मी का प्रभाव और ज्वलनशीलता, नायलॉन के जो तंतु होते हैं उन पे अधिक गर्मी का कुप्रभाव पड़ता है। मतलब अधिक जब गर्मी होती है तो उसका कुप्रभाव पड़ता है। अधिक गर्मी के फलस्वरूप जो नायलॉन के तंतु होते हैं ना वो पिघलने लग जाते हैं। आप लोग देखिएगा कभी कि उसके तंतु को वो बहुत जल्दी पिघलने लग जाएंगे, और पिघलने पर जो नायलॉन के भूरे रंग के दाने जो है वो बन जाते हैं। फिर है आपका टिकाऊपन। अगर हम टिकाऊ ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, इसी के साथ वो बहुत लचीले भी होते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी तो पहनते समय ये जो वस्त्र होते हैं वो दूसरे वस्त्रों को भी काट देते हैं, ठीक है। तो आप लोग टिकाऊपन से याद रखिए कि नायलॉन के जो वस्त्र होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, जो तंतु होते हैं काफ़ी टिकाऊ होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है आपका कि सबसे मजबूत तंतु माना जाता है। मैंने आपको टिकाऊपन में बताया कि काफ़ी मजबूत होता है, तो इसी से आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि जो नायलॉन के जो तंतु होते हैं वो सबसे मजबूत तंतु माने जाते हैं। कई बार आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि सबसे मजबूत तंतु किसके माने जाते हैं, यानी कि किस रेशे के सबसे मजबूत तंतु होते हैं, तो आपको बताना है नायलॉन। अगला टॉपिक है आपका पॉलिएस्टर तंतु की विशेषताएं। जो पॉलिएस्टर तंतु है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला है तंतु का संगठन। तो पॉलिएस्टर के जो कण होते हैं वो हल्के और भारी और मजबूत होते हैं। इसीलिए क्या होता है, इनसे बने वस्त्र भी हल्के, भारी और मजबूत होते हैं। तो क्या होता है कि तंतु का जो संगठन है वो अलग अलग प्रकार के जो रेशे होते हैं उनसे मिलकर होता है। तो अलग अलग प्रकार के रेशों से होता है, इसीलिए वो हल्के और भारी मजबूत होते हैं। इसीलिए विद्युत प्रक्रिया के द्वारा इन कणों को इस प्रकार आपस में मिलाया जाता है कि इनसे बने वस्त्रों में नमी जो है वो बनी रहे। फिर है रचना और रूप, यानी कि उसका फॉर्म और स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब हम इसको पॉलिएस्टर के कपड़ों को ना सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो इसके तंतु होते हैं वो नायलॉन के तंतु के समान ही गोल होते हैं, उनमें भी चमक होती है। और नायलॉन और पॉलिएस्टर के जो तंतु के पारस्परिक अंतर को स्पष्ट करना मुश्किल होता है। मतलब अगर आप में जैसे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो अगर रचना और रूप की बात करें तो जो पॉलिएस्टर के तंतु होते हैं वो सेम नायलॉन के तंतुओं की तरह लगते हैं, इसीलिए उनमें अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो बहुत हद तक सेम होते हैं। ये तंतु जो होते हैं वो चिकने, सीधे और चमकदार होते हैं, और सेम यही जो गुण है वो आपने पढ़ा है नायलॉन के भी होते हैं। मम्मी बोल का ताप का प्रभाव। तो पॉलिएस्टर जो होता है वो एक ज्वलनशील तंतु है, यानी कि जैसे ही ये ताप के कांटेक्ट में आएगा तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, तो ये ज्वलनशील तंतु होता है, ठीक है। इसके अलावा दृढ़ता, दृढ़ता की अगर बात करें तो पॉलिएस्टर के जो तंतु होते हैं वो सूखी और गीली दोनों अवस्थाओं में मजबूत रहते हैं, यानी कि इस पे किसी प्रकार का कोई जल का प्रभाव नहीं पड़ता। ये जल भीगने के बाद भी और सूखा होने के बाद भी मजबूत ही रहता है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो तंतु होते हैं पॉलिएस्टर के तंतु, ज़्यादा आपने देखा होगा इनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि ये अधिक लंबे नहीं होते हैं और बल हटाने पर ये पुनः क्या हो जाते हैं, अपने मूल आकार में आ जाते हैं। इसी कारण इन पे सिलवटें भी नहीं पड़ती हैं। और भी आप लोग गुण बता सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, धूप का इस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी के सभी जो गुण हैं वो आ जाएंगे भौतिक गुणों के अंतर्गत।
फिर आपका अगला टॉपिक है कि वस्त्रों की परिसज्जा का महत्व। वस्त्रों की जो परिसज्जा की जाती है, परिसज्जा का मतलब होता है फिनिशिंग, कलर, ठीक है, डिजाइन्स देके उसको जो फिनिश किया जाता है, उस पर जो फिनिशिंग लाई जाती है उसको बोलते हैं परिसज्जा। तो परिसज्जा का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला है वस्त्रों को आकर्षक बनाना। आप सभी जानते हैं कि आज हम जितने भी वस्त्र पहने हुए हैं उनपे किसी ना किसी डिजाइन को देख के ही हमने उन वस्त्रों को खरीदा है, ठीक है। आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हैं, आपको कोई वस्त्र बहुत अच्छा लगने लगता है, काफ़ी आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं उसकी ओर। तो क्या होता है कि वस्त्रों को इस तरीके से बनाया जाता है कि लोग जो है वो उनकी ओर आकर्षित हो, ठीक है। तो क्या होता है कि जो वस्त्र होते हैं वो वस्त्रों को आकर्षित बनाते हैं। इसके बाद दूसरा है कि वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ाना। उपयोगिता मतलब आप जाते हैं, जब आपने देखा कोई वस्त्र बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी आकर्षित लग रहा है, तो आप उसकी उपयोगिता को आप खरीद लेंगे, ठीक है। आपकी उपयोगिता को वो बढ़ाता है। इसी के साथ वस्त्रों में भिन्नता लाना। आपने देखा है ना कि परिसज्जा के माध्यम से हम कितने डिज़ाइन के वस्त्रों को बना सकते हैं। आज आपने देखा होगा कि अलग अलग जो ब्रांड्स हैं वो क्या करती हैं, उनके अलग अलग डिज़ाइंस हैं। अब वो अलग अलग डिज़ाइन से क्या कर रही हैं, वो वस्त्रों में ना भिन्नता ला रही हैं, ठीक है, सुंदर से कलर देके, अच्छे अच्छे प्रिंट्स देके। तो आप लोग बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स को पता होगा जिसका अपना एक टैग होता है जो वस्त्रों में भिन्नता ला रही है परिसज्जा के माध्यम से। इसी के साथ वस्त्रों को अधिक टिकाऊ बनाना। कई बार आपने देखा है कि परिसज्जा जो होती है ना वो वस्त्रों को टिकाऊ बनाती है, ठीक है। टिकाऊ मतलब आपने देखा कि जब आप रेडी होके आते हैं, हमने जाना था ना कि जब कपड़ा रेडी होके आता है तो वो गंदा होता है, इतना टिकाऊ नहीं होता। जब उसमें परिसज्जा की जाती है, डाई की जाती है, कलर किया जाता है, उस पर प्रिंट किया जाता है, तो उससे जो कपड़ा होता है वो थोड़ा टिकाऊ हो जाता है। टिकाऊ मतलब लंबे समय तक वो चल सकता है। फिर क्या होता है, मिलते जुलते वस्त्र बनाना। तो आप देखते हैं कि जब वस्त्र परिसज्जा जो होती है, आपने देखा होगा ना कि एक ही टी शर्ट ऐसा नहीं है, एक जैसे कपड़े बहुत सारे होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग जो है वो प्रिंट सेम है बट कपड़े सभी सेम है। प्रिंट अलग है या प्रिंट सेम है, तो इससे पता चलता है कि ये जो परिसज्जा जो होती है वो मिलते जुलते वस्त्र को बनाने में भी सहायता करती है। तो इस प्रकार से आपका जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। आई जस्ट होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों का जवाब देने की। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में आपको कौन सा सबसे अच्छा टॉपिक लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।